यस सर। ये बड़ा, मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखे एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि 500 माइक्रोन्स का एडजेसेंट टू फोविया हो गया, मैक्रोडीमा व्हिच इज एडजेसेंट टू फोविया। दूसरा हो गया कि हार्ड एक्सुडेट्स हैं which are in some part of which is inside the macula। और थर्ड हो गया कि रेट्रल एडिमा कहीं भी हो लेकिन उस कम से कम 1500 माइक्रोन्स का हो और एनी पार्ट ऑफ विच इज इनसाइड द मैकुला। तो ये तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया होगा इसको हम बोलेंगे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। अली साहब इसको जरा रिपीट करें तीनों सर सबसे क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया जो है उसमें मैकुलर एडिमा 500 माइक्रोन्स एडजेसेंट टू फोविया होना चाहिए, जो पहली पिक में नजर आ रहा है सर। फिर दूसरे में यह है कि हार्ड एक्सुडेट नजर आते हैं जिनका कुछ पार्ट इनसाइड द मतलब रेटिना, मतलब उसके अराउंड हो मैकुला के, उस पार्ट और मैकुला के अंदर हो। जी सर, मैकुला के अंदर हो। और तीसरा यह है कि कहीं भी हो लेकिन उसके अंदर मतलब 500 माइक्रोन से हो सेंटर ऑफ मैकुला से, कहीं भी हो लेकिन कम से कम 1500 माइक्रोन्स हो। ठीक है सर। और उसका कुछ पार्ट मैकुला के अंदर हो। ये ठीक है सर। ट्रिकी है, जरा याद करना पड़ता है, ये हम भी भूल जाते होते हैं कई दफा। ठीक है, ठीक है सर। तो जब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा हो तो विजन पेशेंट की 6/6 भी हो सकती है। It has nothing to do with the stage of the disease. It can be present in the background diabetic retinopathy in pre-proliferative stage or proliferative stage. Regardless of the stage, if clinically significant macular edema is present, even if the VN is 6/6, it has to be treated. Okay? ठीक है सर। अच्छा जी, खुदा पढ़े जरा वर्कअप क्या करना होता है हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी में। खुदा मिस हुदा पढ़े, ऊंचा पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता। वर्कअप, हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, past शाबाश। glycemic control, hemoglobin A1C, medications, systemic history, for example, obesity, renal disease, systemic hypertension, serum lipid levels, pregnancy, ocular history. वेरी गुड, ठीक है। ये वर्कअप आपने करना होता है हिस्ट्री में डायबिटिक रेटिनोपैथी का जब आपने ट्रीटमेंट करना हो। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, शाबाश। चले कंटिन्यू करो, उदा पढ़े आप। Visual acuity measurement of IUP, gonioscopy when indicated for new vascularization of the iris or increased IUP, slit lamp biomicroscopy, dilated fundoscopy including stereoscopic examination of the posterior pole, examination of the peripheral retina and vitreous, best performed with indirect ophthalmoscopy or with slit lamp biomicroscopy combined with a contact lens. ठीक हो गया। ये आप मतलब आपने फंडोस्कोपी करनी है मुख्तलिफ मोडेलिटीज के साथ। हिस्ट्री हो गई, एग्जामिनेशन हो गया। अच्छा, चलिए आप इन्वेस्टिगेशंस। Fundus photography, fluorescein angiography to guide treatment of CSME to identify ischemic maculopathy, IRMA versus NV. Evaluation in hazy media, not a screening modality, not a routine investigation. Optical coherence tomography, retinal thickening, assessment and monitoring of edema, vitreomacular traction, ultrasonography, B-scan. शाबाश। अच्छा अली, जी सर। आप बता सकते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था बिटवीन इरमा एंड न्यू वेसल्स?
सर इरमा जो है वो शंट वेसल्स होते हैं, मतलब वो शाबाश। कैपिलरी को बाईपास करते हैं और आर्टीरियोल्स को वेन्यूल्स से करते हैं, जबकि जो न्यू दोबारा वेस्कुलराइजेशन है वो दोबारा बताएं, वेरी गुड। सर इरमा जो होता है वो आर्टीरियो वीनस शंट्स है, मतलब वो शंट वेसल होते हैं जो कि बिटवीन आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स बनते हैं और कैपिलरी बेड को क्रॉस करते हैं वो। और जो न्यू वेस्कुलराइजेशन है उसमें न्यू वेसल्स बनते हैं एट द डिस्क और एल्सवेयर, जैसे हमने प्रोलिफरेटिव स्टेज में पढ़ा था। ठीक है, ये तो होगी एनाटॉमिकल उसकी जो सी है प्रेजेंस। बाकी और क्या डिफरेंस है दोनों में? सर और ये है कि निदा आप के ज़हन में है, कल मैंने एक खास चीज बताई थी इरमा और न्यू वेसल्स के डिफरेंस के बारे में। निदा पता है सर। खुदा आप बता सकती है? नो सर, नहीं आता। एनीवन? मैंने बताया था कल इरमा और न्यू वेसल्स के बारे में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी और बड़ी आसान सी थी, याद रहनी चाहिए थी। सर इरमा में लीकेज नहीं होती वेसल्स की। शाबाश। और न्यू वेसल्स में लीकेज होती है। लीकेज होती है। आप कौन बोल रही हैं? आपका क्या नाम? मैम स्लाइड शो में आई कांट सी यू। सर सबाहत। बात ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, ठीक है। ठीक है सर। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है, तो चले हुदा पढ़े आहिस्ता आहिस्ता। हुदा खुदा या निदा सर? बात आप पढ़े। यस सर। लेजर फोटोकोएगुलेशन, आर्गन, CSME, फोकल एंड ग्रिड। तो बोले शाबाश। EDR with HRC, pan retinal photocoagulation. शाबाश। Other lasers for CSME, frequency doubled Nd:YAG and micropulse diode. Intravitreal anti-vascular endothelial growth factor, bevacizumab and ranibizumab. Intravitreal steroids, triamcinolone acetonide. Pars plana vitrectomy. ठीक हो गया। तो ये मैं थोड़ा सा इसको आपको कंपाइल करके बता देता हूँ कि हमारे पास वी हैव गॉट टू ऑप्शंस। नंबर वन इज द argon laser treatment, and the second option is अच्छा पता नहीं हुदा का क्या इशू है, मैसेज आया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द argon laser. Argon laser is a laser which causes photocoagulation of the retina. In other words, it destroys the retina, and we apply the, ये ध्यान से सुने, important बात बता रहा हूँ। We apply the argon laser and it burns the retina, and we apply it on the normal retina, not on the affected retina. By applying laser to the normal retina, what happens is that the demand of the oxygen of the retina is decreased. When demand of the oxygen will be decreased, then consequently the angiogenic factors will not be released and there will be regression of the
NVDs, NVEs, and rubiosis iridis. It's clear? ठीक है सर, अली साहब, सुबाहत ठीक है सर, ठीक है जी सर, आ रही है बात। यस सर। आ तो रही है, कुछ समझ में आई है? जी सर। अच्छा, क्या बताएं जरा, रिपीट करें। सर इसमें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना रेटिना को, मतलब जो नॉर्मल है उसको, जो पहले से मतलब खराब हो गया उसको नहीं, जो नॉर्मल है उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे लेजर ठीक है, फोटोकोएगुलेशन में आर्गॉन लेजर यूज बस करके। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि नॉर्मल रेटिना पे हमने बर्न करने हैं सर ताकि स्टूडेंट्स को ऐड ऑक्सीजन कर लें। डिमांड कम हो। ये मैकेनिज्म है इसका, ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, दूसरी जो लेटेस्ट मोडेलिटी है वो है इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस। वो होते हैं मुख्तलिफ एंटी ट्यूमर ड्रग्स के हो सकते हैं, जैसे बिवासिजिमाब है, ये एवेस्टन के नाम से आती है। इसी तरह और भी हैं, ल्यूसेंटिस है। ये एंटी वेजफ मेडिसिन हैं, ठीक है। ये हम ओपीडी बेसिस पे, या बेहतर यह है कि ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइज्ड इन स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट, we with the help of insulin syringe we inject 0.01 ml of bevacizumab Excuse me, sir. और जी सर सर मेमूना को ऐड स्टूडेंट्स को कर ऐड दें। कर लें। we inject 0.01 ml of some anti-VEGF like bevacizumab, ranibizumab, and these are being an anti-VEGF. They also cause the same effect, that is regression of the new vessels by decreasing the production of angiogenic factors. So both the modalities, laser, argon laser photocoagulation or anti-VEGFs, the aim of both the modalities is to decrease the angiogenic factors. Okay, you got it? जी सर। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। निदा, आपको आवाज आ रही है? यस सर। आप सीपीसी में भी थी। देखे, आई में बहुत से लेजर्स होते हैं। एक लेजर होता है जिसको हम एक्साइमर लेजर बोलते हैं, ठीक है अली साहब? ठीक है सर। एक्साइमर लेजर इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली for refractive surgery. It has no other function. Similarly, argon laser photocoagulation is used exclusively for retinal diseases. It has no other function. Similarly, ठीक है there सर। is a YAG laser which is exclusively used for the treatment of posterior capsular pacification. It has no other function. एक ये भी करता है कि इससे हम एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में आरिडोटमी भी करते हैं YAG लेजर से। तो इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, ये वही है चीजें मैंने आपको बताई हैं। अली पढ़े जरा। Sir, hypertension or fluid retention associated with heart failure, renal failure, pregnancy, or any other cause that may aggravate macular edema. When the center of macula is not involved, visual acuity is excellent and the patient understands the risks.
Treatment of lesion close to foveal avascular zone may result in damage to central vision, and with time scars may expand and cause further vision deterioration. Adjunctive treatment may be considered intravitreal corticosteroids or antivascular endothelial growth factor agents of label use. ठीक है, तो एनवीई एनवीडीज में तो स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है, उसमें तो एंटीवेजफ है, लेकिन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा में वेस्टर्न भी काम करती है, और कई दफा हम ट्राइमसिनोलोन जो लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड है उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, पढ़े जरा। Pan-retinal photocoagulation may be considered as patient approach high risk proliferative diabetic retinopathy. The benefit of early pan-retinal photocoagulation at the severe non-proliferative or worst stage of retinopathy is greater in patients with type 2 diabetes than in those with type 1. Other factors such as poor compliance with follow-up, impending cataract extraction or pregnancy, and status of fellow eye will help in determining the timing of pan-retinal photocoagulation. It is preferable to perform the focal photocoagulation first prior to pan-retinal photocoagulation to prevent laser-induced exacerbation of macular edema. ठीक है, तो समझ आई आप लोगों को भाई? जी सर। अच्छा जी, अब किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करे। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक रेटिना में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Anyone who has got any question regarding diabetic retinopathy, please raise your hand. Raise your hand. नहीं तो मैं पूछूंगा फिर आपको क्वेश्चन। फायजा अरूज, आप अपने माइक अनम्यूट करें। फायजा अरूज, अनम्यूट करें माइक। फैसल, आप भी अनम्यूट करें। फैसल खान, अनम्यूट करें भाई। राजिया, आप भी अनम्यूट करें माइक अपना। फाइन साजिद, आप अनम्यूट करें। अली, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। निजा, आपको भी आ रही है? यस सर। तो बाकी लोग जिनको मैं कह रहा हूँ माइक अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे भाई? सर कर दिया अनम्यूट। सर कर दिया अनम्यूट। यू आर हाइम? जी सर। अच्छा हाइम, जरा थोड़ा सा आज के लेक्चर को समराइज करें। हमने शुरू किया था प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और उसकी कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट पे, तो वो थोड़ा सा बताएं आपके अल्फाज में, सिंपल उर्दू इंग्लिश जिस तरह मर्जी बताएं। सर जो प्रोलिफरेटिव होता है उसके अंदर हमारे पास एक तो न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है रेटिना के अंदर और आइरिस के अंदर सर, प्लस उसके अंदर होता है हमारे पास डिटैचमेंट होती है, और सर उसके अंदर
जो प्रोलिफरेटिव के अंदर सर अच्छा ये बताएं यस सर आगे आयन साहब, जी सर ये बताएं कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा जो सा है उसकी जी सर मानूर फातिमा आप भी अनम्यूट करें। जो अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जब मैं कह रहा हूँ अनम्यूट करें तो क्यों नहीं कर रहे भाई? मानूर यस सर। आप बताएं कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा के 3 क्राइटेरियाज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? यस सर, ये होता है कि 500 माइक्रोन मैक्यूला के डिस्टेंस होना चाहिए एडीमा जो है, और क्या होना चाहिए? 500 500 माइक्रोन्स का डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं, 500 माइक्रोन्स का एडीमा होना चाहिए, ठीक है? जी सर। एंड इट शुड और बी एडजेसेंट टू मैकुला। मैक्यूला, एक ये हो गया, और सेकंड है कि हार्ट एक्सीडेंट जो होता है ना वो मैक्यूला के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। हार्ट एक्सीडेंट्स, any part of the heart exudates, not all, should be within macula, ठीक है? यस सर। और सर थर्ड है कि एडिमा जहाँ भी हो लेकिन 1500 माइक्रोन्स का होना, 1500 माइक्रोन्स का होना, कम से कम 1500 माइक्रोन हो, और मैक्यूला के अंदर हो। or any part of it should be within the macula। यस सर। अच्छा, अब अगर फर्ज करें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा का पेशेंट आपके पास आता है और उसकी VN 6/6 है, तो आप उसको ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो तो नहीं मानेगा, वो कहेगा मेरी VN 6/6 है, why should I get treated? What do you think? Should he be treated or not? सर यस सर, सर करना चाहिए ट्रीट। Every patient of clinically significant macular edema should be treated यस सर। regardless of the status of the VN, okay? यस सर। ठीक है। राफिया आप अपना माइक अनम्यूट करें। कोई क्वेश्चन हो किसी के ज़हन में? Any question? Amna Zahid, unmute your mic. Roll number 1 and roll number 8. Both Amnas, unmute your mic. जिसने माइक अनम्यूट किया वो बोले। आमना जाहिद में से why you are not doing it? Paris, unmute your mic. Faiza Khan, unmute your mic. Akib, unmute your mic. Akib Rahim, unmute करें आकिब। आकिब साहब अनम्यूट करें अपना माइक। अच्छा, ये जो जिनका मैंने नाम लिया है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जिन्होंने अनम्यूट नहीं किया उनकी आज की अटेंडेंस नहीं लगेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है?
Yes, sir. जी so you people have no questions. I will summarize in the end what we have learned today. We in the previous lecture we learned the pathogenesis and classification and the science of the classification of diabetic retinopathy. And in today's lecture, we have learned the complications, workup, which includes history and examination, and treatment modalities of diabetic retinopathy. And we have emphasized a little more on diabetic edema, which becomes clinically significant after it met after it meets one of the three criteria. So this was an introduction about diabetic retinopathy for today's lecture. In the next lecture, I will ask you get prepared with all the stuff of diabetic retinopathy, even the things which are missed in this lecture, but what are written in the Shabujitoi. You need to read and understand all those. Come prepared in the next lecture. Before starting the lecture, I will ask randomly different students to tell me about diabetic retinopathy, and everybody get prepared with their gadgets and their devices rightly, so that whenever I ask to unmute your mic or your camera, you would be able to do that. So it was today's lecture, and Muhammad Ali, in the last, sir. would you like to comment something? सर ठीक था लेक्चर, मतलब सही हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी अच्छा कवर हो मानूर गया है। फातिमा, अनम्यूट करें अपना माइक. Yes, sir. जी, you got it? Understood? Yes, sir. Okay. Thank you very much. Nida, send me the recordings in the WhatsApp after you have done it. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, Khuda Allah Hafiz. Hafiz. Thank you, sir.